एक अनाथ लड़का अभिनव, जिसकी औकात एक झोपड़ा खरीदने की नहीं थी, क्यों उसके सामने शहर का सबसे बड़ा डॉन इरफान भाई हाथ जोड़े खड़ा था। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसे छुपानी पड़ी अपनी पहचान। कल रात तुम कहाँ थे? दादाजी, वो कल मेरे दोस्त की पार्टी थी कल रात को, तो वहां लेट हो गया तो वहीं सो गया था मैं। अच्छा, बेरोजगार तो तुम हो ही, अब तुम्हारी अय्याशी भी शुरू हो गई। अभिनव एक मामूली सा डिलीवरी बॉय था, जिसकी शादी शहर की एक मासूम और करोड़पति घराने की लड़की अनन्या से हुई थी। लेकिन इस शादी से सिंह खानदान में कोई खुश नहीं था। अभिनव को बड़े दिनों बाद आज घर में अकेले रहने का ये मौका मिला था और उसे ऐसी शांत फीलिंग बहुत पसंद थी। अभिनव ने अपने लिए मैगी बनाई और खाने के बाद घोड़े बेचकर सो गया। शाम को लगातार बजती घंटी की आवाज ने अभिनव को जगा दिया। दरवाजे पे उसकी बीवी अनन्या थी। उसने अभिनव के बिखरे हुए बाल और सिलवटों वाले कपड़े देखकर तुरंत ही उससे पूछा, तुम वापस कब आए? क्या तुम पूरे दिन से घर में सो रहे हो? नहीं, मैं तो दोपहर को आ गया था। वैसे तुम्हें तुम्हारे भाई का कॉल आया है क्या आज? नहीं तो वो मुझे कॉल क्यों करेगा? लगता है सनी सिंह अभी भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। अरे नहीं, मैंने तो बस वैसे ही पूछा। अपने भाई का नाम सुनकर अचानक से अनन्या को याद आया कि उसके भाई ने वीआर ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेशन का सारा मैटर चिराग के हाथ में दे दिया है। यही सोचकर अनन्या को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे इस बारे में अब और नहीं सोचना था। फिर अचानक अनन्या को याद आया कि कल की रात अभिनव घर नहीं लौटा था। उसे अभिनव पर शक हुआ और उसने पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? वो मैं कल अपने पुराने दोस्त के घर पे गया था। बात करते करते लेट हो गया तो वहीं सो गया था। पुराना दोस्त मिस्टर अकरम? होटल से फायर किया हो ना? अनन्या अभिनव को घूरने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपने फटीचर पति की दोस्ती शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और माफिया किंग अकरम से भी है। हाँ, तुमने सही पहचाना। हालांकि मैं ये नहीं जानती कि तुम मिस्टर अकरम को कैसे जानते हो, लेकिन अगर तुम मुझे बता रहे हो कि पूरी रात तुम मिस्टर अकरम से बातें कर रहे थे, तो मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। एनीवे, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना बना। अभिनव अनन्या के लिए उसका फेवरेट पास्ता बनाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और हरदेव सिंह भी घर लौट आए। अभिनव को देखकर हरदेव सिंह ने हमेशा की तरह अजीब सा रिएक्शन दिया और सीधा अनन्या के सामने चिंतित होकर बैठ गए। दादाजी, क्या हुआ? आपका मूड किसने ऑफ कर दिया? अरे और कौन हो सकता है बेटा, वो एक ही तो है। दादाजी, आखिर बात क्या है? आप मुझे बताओ। तुम दोनों का आईवीएफ प्रोसेस कई बार फेल हो चुका है। अरे मैं तो तुम दोनों का भला ही चाहता हूं, और क्या। दादाजी, आप इतनी स्वीट हो, पर क्या हम इस मैटर को थोड़ा साइड में रख सकते हैं अभी के लिए? वैसे ही मेरे सर पे काम का इतना लोड है। अभी मेरी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकली है। मुझे अभी कंपनी पे ध्यान देना है, ना कि बच्चे पे। बेटा, तुम चाहती हो कि मैं इस बात को साइड में रख दूं? अनन्या, अपनी पसंदीदा पास्ता देखकर अनन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। पहली बार अभिनव की तरफ से अनन्या को केयर फील हुई। आज देखा तो पास्ता जैसी छोटी चीज भी उसे भा गई। अभिनव और अनन्या की आंखें टकराई और अनन्या ने धीरे से थैंक यू कहा। अभिनव को भी एहसास हो गया था कि अनन्या के दिल में घर बनाने के सफर में वो एक कदम आगे बढ़ गया है। अनन्या इस पल में इतना खो गई थी कि उसने अपने दादाजी के डिससैटिस्फाइड लुक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अभी के लिए तुम्हें फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। हम इसके बारे में कभी और सोचेंगे। मैं भी ठीक है, जैसे तुम बोलो। न चाहते हुए भी अनन्या अभिनव की ओर आकर्षित होने लगी थी।
अनन्या, अगर कल तुम्हें तुम्हारे भाई का कॉल आए, वो बीआर ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज की कॉपरेशन की बात करे, तो तुम एकदम से हाँ मत कहना। मतलब थोड़ा सा टाइम लेना, उससे भी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए ना। तुम पागल हो गए हो? सनी भैया ने सब कुछ चिराग को दे दिया। बीआर ग्रुप के साथ सारा कॉर्पोरेशन अब वही हैंडल करेंगे, उन्हें मेरी क्यों जरूरत पड़ेगी? और तुम ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता, बस फालतू की बातें करते रहते हो। अनन्या, बस तुम याद रखना, अगर कॉल आए तो एकदम से हाँ मत कहना। गुड नाइट। सो जाओ। अपनी बात कहने के बाद अभिनव सो गया। जैसे तैसे अनन्या ने अपने आप को संभाला और लाइट बंद करने के बाद वो भी सो गई। अगले दिन जब अनन्या अपने काम से घर से निकल गई तो उसके पीछे पीछे अभिनव भी होटल सफायर की तरफ निकल पड़ा। अभिनव ने अपनी असली पहचान सबसे छुपा कर रखी थी। सिंह परिवार के लिए वो सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय और नाकारा घर जमाई था, पर असल में वो अंडरवर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली कंपनी द माफिया किंग का नया बॉस बन चुका था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग उसे टाइगर के नाम से जानते थे। संजय के हत्याकांड के बाद अकरम ने अभिनव को 18 साल तक एक अनाथ आश्रम में रखा। वहां उसकी हर दिन सख्त फिजिकल ट्रेनिंग की गई और उसे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार किया गया। इस कंपनी की बुनियाद उसके पिता संजय ने रखी थी, लेकिन संजय के देहांत के बाद कंपनी की जिम्मेवारी उनके वफादार साथी अकरम के कंधों पर आ गई। जब अकरम को लगा कि अभिनव काबिल हो चुका है, तब उसने उसे माफिया किंग के गद्दी पर बैठाया, लेकिन अपनी असली पहचान सबसे छुपाने की एक शर्त भी रखी। अगर ये शर्त टूटी तो अभिनव को इस गद्दी से हाथ धोना पड़ सकता है। वैसे ऑफिस का आरामदायक माहौल, खासकर जॉब, आपके अंडर एक एफिशिएंट सेक्रेटरी हो जो सब कुछ कर ले और आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, तो आपको और मजा आने लगता है। अभी अभिनव ये सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी सेक्रेटरी नंदिता अंदर आई। आज वो और अच्छी लग रही थी, लेकिन इस बार नंदिता ने अभिनव को उसे ज्यादा समय तक देखने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही बोली, टाइगर, सिंह फैमिली ने बीआर ग्रुप पार्टनरशिप की बात करने के लिए किसी को भेजा है। उनका नाम चिराग है। उसको जाने के लिए कह दो। ओके? ये सनी अपने आप को समझता क्या है? जब मैंने बोल दिया कोलैबोरेशन सिर्फ अनन्या हैंडल करेगी, तो ये नए नए लोगों को क्यों भेज रहा है? शायद इसे मेरे तरीके से समझाना पड़ेगा। चिराग भी बीआर ग्रुप के आलीशान ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर इंतजार कर रहा था, लेकिन जब नंदिता ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया तो ये चिराग के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग था। फेलियर की न्यूज के साथ जब चिराग लौटा और जो भी हुआ उसे जब सनी के सामने बयां किया, तो उसका चेहरा गुस्से से झन्ना उठा। सनी पूरी तरह से हेल्पलेस था और अब उसके पास अनन्या को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरी ओर अनन्या अपने दादाजी के साथ शॉपिंग कर रही थी। तभी उसका फोन बजा तो उसने देखा कि सनी की तरफ से कॉल आ रहा था। अनन्या ने कॉल उठाते ही लाउड स्पीकर पर लगाया। हाँ जी भैया। अनन्या, तुम्हारे भाई को तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। क्या तुम हेल्प करोगी? हेल्प? भैया मैं कुछ समझी नहीं। वो बात ऐसी है कि हमारे और बीआर ग्रुप के बीच में जो कोऑपरेशन हुआ था, उसको लेकर मैंने तय किया है कि आज के बाद हमारी सारी डील्स तुम हैंडल करोगी। तुम्हें कल ही बीआर ग्रुप के ऑफिस जाना होगा और वहाँ बात करनी होगी। हमें जल्दी से जल्दी न्यू आर्टिस्ट के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होंगे। ये सुनकर कल रात को जो कुछ भी अभिनव ने कहा वो अचानक से अनन्या के दिमाग में फ्लैश होने लगा। तो तुम एकदम से हाँ मत कहना। सॉरी भैया, आपने ये मैटर चिराग को संभालने के लिए दिया था ना, तो मुझे लगता है कि हाफ वे डन ही हो गया है, तो उसे ही संभाल दीजिए। वो क्या है ना, अगर 4 लोग एक खीर बनाए तो खिचड़ी बन जाती है।
चलिए भैया, मेरे पास और भी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें पता भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हरदेव के हिसाब से अनन्या ने हाथ आई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी थी। सनी ने तो सामने से ही कॉल किया था और रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अनन्या ने तो पल्ला ही छाड़ दिया। अनन्या डिजाइनर बुटीक से बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गई और उसने तुरंत अभिनव को एक मैसेज किया। दूसरी तरफ अभिनव फोन पर अकरम से बात कर रहा था। उन दोनों का प्लान था कि आज का लंच साथ में करते हैं। जैसे ही अभिनव ने फोन रखा, वैसे ही उसने देखा कि अनन्या ने उसे मैसेज किया है। अभी थोड़ी देर पहले भैया का कॉल आया था। वो मुझे कह रहे थे कि बीआर ग्रुप के साथ अब मुझे ही कॉर्पोरेशन करना है। मैंने उन्हें मना कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब अभिनव ने ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिल खुशी के मारे गार्डन हो गया था। अभिनव को अच्छा लगा कि उसकी बीवी ने उसकी बातें सुनना और मनाना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और परेशान मत हो। आज नहीं तो कल तुम्हारे भैया तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें तब तक अग्री नहीं करना है जब तक वो तुमसे तुम्हारे फायदे की बात ना करें। उनकी कंडीशंस तभी माननी है जब वो तुम्हें कुछ दे। आज बहुत दिनों बाद अभिनव की मुलाकात अकरम से हो रही थी। एक अकरम ही तो था जिसने अभिनव को उसकी असली पहचान से रूबरू करवाया था, टाइगर नाम से रूबरू। टाइगर, वेलकम वेलकम वेलकम। आओ, इधर बैठो। अकरम ने अभिनव को सम्मान देते हुए मेन चेयर पर बैठाया और कहने लगा कि उसने उसे एक खास मकसद के लिए बुलाया है। उसके बाद अकरम ने जैसे ही एक ताली बजाई, वैसे ही काले कपड़ों में एक आदमी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। अकरम ने उस आदमी के हाथ से उस बॉक्स को लिया और अभिनव को देखने लगा। इसे मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। पिछले 18 सालों से ये अमानत मेरे साथ थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये उसके हाथों में जाए जिसकी अमानत है। अकरम अंकल, मैं ये अमानत नहीं ले सकता। स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए इसे ढूंढा है और वक्त आने पर ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। जैसे ही अकरम के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उसका फोन बजने लगा। हेलो। फोन उठाने के बाद अकरम के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। ठीक है, देखता हूं मैं। टाइगर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हें लंच अकेले ही करना पड़ेगा। मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है और उसे सेटल करने जाना है। लेकिन तुम मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करो। हाँ, इसे तुम मेरी तरफ से अपने बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझो। मैं समझ गया। अब जाइए, अपना काम कीजिए और इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू इन एडवांस। ठीक है टाइगर, हम जल्दी साथ में लंच करेंगे। ओके? यही बोलते हुए अकरम उस कमरे से निकल गया। अभिनव की नजर उस छोटे से बॉक्स पर अटकी हुई थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने उस बॉक्स को उठाया और अपनी जेब में डाल दिया। लंच में हर वैरायटी का खाना था, लेकिन अकरम का ऐसे जल्दबाजी में वहां से चले जाना अभिनव के लिए चिंता का विषय बन गया था। पता नहीं अकरम अंकल को अचानक से क्या काम आ गया। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा मैटर हो और आसानी से वो उसे सॉल्व कर ले। अपना लंच खत्म करने के बाद अभिनव अपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला, वैसे ही उसमें से एक अलग तरह की खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर अभिनव का दिमाग हिल गया था। उसकी स्मेल उसे काफी लुभावनी लग रही थी। उस बॉक्स में एक कैप्सूल थी। उसे देखकर अभिनव के मन में कई तरह के सवाल नाचने लगे थे। क्या है ये? क्या ये सच में कोई दवाई है? क्या सच में इसे खाने के बाद शरीर में ताकत आ जाएगी? लेकिन ये कोई जड़ी बूटी वाली पिल की तरह लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं अकरम अंकल को किसी ने बेवकूफ बना दिया हो? अभिनव ने तय किया कि वो उस दवाई को लेगा। उसने जैसे ही उस पिल को अपने मुंह में रखा, उसे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कैप्सूल तुरंत ही मेल्ट हो गई और उसके गले से नीचे उतर गई। वो एकाएक चौंक गया।
हालांकि अकरम उसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर भी अभिनव को लग रहा था कि उस पिल में कुछ तो गड़बड़ है। बिना सोचे समझे उसने ये पिल तो ले ली थी, लेकिन कहीं अब अभिनव मर तो नहीं जाएगा कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते अभिनव बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो लगभग रात हो गई थी। अभिनव ने आंख खोली थी कि तभी अचानक से उसे तेज बदबू आने लगी। इस समय उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो गए थे और उनमें से भी बदबू आ रही थी। वो काफी डिस्गस्टिंग लग रहा था। अभिनव के पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था। वो शावर लेने के लिए बाथरूम चला गया। अपने शरीर को अच्छे से साफ करने में उसे करीब 1 घंटा लगा। नए कपड़े पहनकर वो बाथरूम से बाहर आए। बेहोश होने के बाद जिस जगह पर वो गिरा उस जगह पर येलोइश कलर का लिक्विड जम गया था। वहां से और भी ज्यादा बदबू आ रही थी और उसे साफ करने में अभिनव को और आधा घंटा लगा। अकरम अंकल को किसी ने बेवकूफ़ी बनाया है। ताकत वाकत तो छोड़ो, दर्द अलग दे दिया है, ऊपर से साली ये बदबू। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि इस दवाई के और कितने साइड इफेक्ट्स होंगे। जैसे ही कमरे की सफाई हुई वैसे ही अनन्या और हरदेव घर आ गए। अच्छी शॉपिंग होगी ना आज, है ना? और टाइम पर भी हो गए, एकदम टाइम पर। तुमने खाना बना दिया? दरअसल मुझे काम था तो मैं खाना नहीं बना पाया। मैं सोचता था क्यों नहीं आज हम बाहर खाना खाने चल रहे हैं। अच्छा, आज से पहले तो ऐसे बहाने सुनने को मिले नहीं थे। अरे सारा दिन घर पर रहते हो, काम धाम करने का कुछ है नहीं। लगता नहीं आजकल साहबजादे कुछ ज्यादा बिजी रहने लगे हैं। अनन्या को भी अभिनव की बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ दिनों से अभिनव का बदला रूप देखकर अनन्या अभिनव से चिढ़ नहीं सकती थी। इसलिए अनन्या ने कहा, एक्चुअली दादाजी, मैं भी सोच रही थी कुछ दिनों से क्यों ना हम खाना खाने बाहर चले। अनन्या की इस हरकत से अभिनव को समझ आ गया कि वो उसकी मदद कर रही है। अभिनव का दिल गार्डन हो गया। अभिनव, ये सब क्या चल रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है। तुम हमेशा से खाना बनाते हो, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? और ये एक्सक्यूजेस देना बंद करो। ठीक है। परसों सनी भैया का बर्थडे है। 2 दिन के अंदर उनके लिए एक अच्छा गिफ्ट लाना है, सस्ता सामान नहीं, और 1000 बार सोच लेना खरीदने से पहले, नहीं तो हमेशा की तरह मुझे एम्बैरेस होना पड़ेगा। रंगरेज रेस्टोरेंट, सनी सिंह के जन्मदिन वाला दिन। अभिनव, अनन्या, हरदेव सभी वेन्यू पर अलग अलग पहुंचने वाले थे क्योंकि सभी को सनी के लिए तोहफे लेने थे। समय देख रही हो? अभिनव अभी तक नहीं आया था और अनन्या उसी का इंतजार कर रही थी। अभिनव ने अनन्या से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो भी गिफ्ट देगा, वो सबसे हटके होगा, लेकिन उसके बाद भी अनन्या के दिल में एक खलबली मची हुई थी। जब अनन्या ने देखा कि अभिनव अपने हाथ में ऑर्डिनरी लकड़ी का बॉक्स हाथ में लेकर वहां पहुंच गया है तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। क्या यार अभिनव, कम से कम बॉक्स तो गिफ्ट रैप करवाती। अरे मुझे वैसे भी रैप नहीं कराना था और मेरे पास टाइम भी नहीं था ये रैप कराने का। खैर छोड़िए ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि ये बॉक्स कैसा है, बॉक्स के अंदर सामान क्या है वो मैटर करता है ना। अब जब सभी लोग भैया को गिफ्ट देने लगे तब इस बॉक्स को उन गिफ्ट्स के साथ रख देना। इस बार मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम बोलो। सनी सिंह का वफादार दोस्त चिराग ये सब देख रहा था और अभिनव को जलील करने का ये सुनहरा मौका वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अब ये फटीचर भी पार्टीज में आएंगे। चिराग, अभिनव मेरा पति है, खबरदार अगर उसे नीचा दिखाया तो। लोग अनन्या, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, पर इस फटीचर को पता भी तो होना चाहिए कि इसकी शादी एक करोड़पति लड़की से हुई है। कब तक ऐसे भिखारियों की तरह घूमता रहेगा? अपने काम से काम रखो, मुझे यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। बकवास बंद कर और अपनी औकात में रह, समझा? और भूल मत,
तू एक मामूली सा डिलीवरी बॉय था। अनन्या से शादी की होगी, ज्यादा हवा में उड़ रहा है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं जितना मर्जी यूजलेस हूँ, लेकिन तुझसे काफी बेटर हूँ, जिससे बीआर कंपनी ने कचड़े की तरह अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था। चिराग शहर के बड़े बड़े गुंडों के साथ में भी उसका अच्छा खासा उठना बैठना था, लेकिन उसके बाद भी उसने चिराग से पंगा ले लिया। हो गया कल आज की रात अभिनव के लिए अच्छी नहीं जाने वाली। ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ। सिंह खानदान के लोग अभिनव को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। जैसे ही चिराग ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ अभिनव की ओर बढ़ाया, वैसे ही अभिनव ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और कड़क अंदाज में बोला, क्या तू अभी भी मुझे मारना चाहता है? वैसे ही चिराग के मुंह से शोले फिल्म का ये पुराना डायलॉग आया। अभिनव ने उसका हाथ इतनी जोर से ट्विस्ट किया कि चिराग की हालत खराब हो गई और वो चीखने लगा। मुझसे बहुत नफरत है ना? घिन आती है मुझसे। तो मेरा हाथ तुझे लगेगा तो खुद से भी घिन आएगी। अपनी ताकत का ऐसा अंजाम देखकर अभिनव खुद चौंक गया था। इतनी ताकत अचानक उसमें कैसे आई? कहीं ये अकरम से मिली कैप्सूल का कमाल था? दूसरी तरफ चिराग दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर पड़ा था। ये तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज सनी का जन्मदिन है, खुशियां मनाने का दिन। अभिनव भी हरदेव को गुस्से से घूरे जा रहा था। अगर आज मैंने तुझे जान से नहीं मार दिया ना, तो मेरा नाम चिराग ओबरॉय नहीं। ये बोलते हुए चिराग ने अपना फोन बाहर निकाला था और एक नंबर डायल किया। अभिनव ने हरदेव की हर बदतमीजी सही थी, लेकिन आज पानी सर के ऊपर आ चुका था। 2 साल हो गए हैं मेरी और अनन्या की शादी को। आपको मेरा कभी भी कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं दिया। हमेशा से आपने मेरी बेइज्जती की है, नीचा दिखाया है, और इस थप्पड़ को तो मैं हमेशा याद रखूंगा। और जिस कुत्ते को आपने 2 साल पाला, वही कुत्ता अब जा रहा है वापस। और हाँ, भौंक कर नहीं जा रहा, काट कर जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में वापस आऊं, उस सनी को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे पाँव में गिरना होगा, नाक रगड़नी होगी। जस्ट शट अप! अनन्या की नजरें अभिनव पर ही टिकी हुई थी। अभिनव के ऐसे बर्ताव को देखकर उसने महसूस किया कि वो पूरा बदल गया है, बिल्कुल एक अजनबी की तरह। दूसरी तरफ अभिनव की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अभिनव जैसा कचरा अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। कहां जा रहे? रोको इसे। तुझे यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? तू यहीं रुक और अब देख तेरे साथ क्या होता है। जैसे ही चिराग ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के बाहर कुछ कार्स तेजी से आकर रुकी। चिराग ने अभिनव की जान की सुपारी शहर के सबसे खतरनाक गुंडे इरफान को दे दी थी। अपने आदमियों के साथ इरफान गुस्से से जैसे ही अंदर आया, चिराग ने उससे कहा, इरफान भाई फाइनली आप आ गए। बोल चिराग, क्या मसला है? कौन सी गंदगी को साफ करना है? वो कचरा इरफान भाई। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा है। जिस कुत्ते को भौंकने की आदत हो, उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए क्या? बेटा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे खून में बहुत गर्मी है, समझ सकता हूँ। पर क्या तुम्हें यह बात पता है कि मुझसे आज तक इस तरह किसी ने बात नहीं की? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपसे किस तरह बात करते हैं। अगर आपने मुझसे इस तरह से बात करी तो बहुत रिग्रेट होगा आपको। लड़के, कसम से तेरे में बहुत एरोगेंस है। अब तेरे जैसे छोटे इंसान के सामने मैं एरोगेंट भी नहीं हो सकता क्या? अभिनव के चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई शिकन। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई भूत आ गया था। तूने अब भी मुझे नहीं बचाना इरफान, याद कर। इरफान भाई अभिनव को घूरने लगे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन इरफान भाई को अभिनव को जाना पहचाना सा लग रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मैं देखता हूँ इसे। इरफान भाई की बेइज्जती होते देख उनके शागिर्द भी अभिनव पर एक साथ टूट पड़े। इस हाथापाई में अभिनव की उंगली से एक रिंग नीचे गिर गई और लुढ़क कर इरफान भाई के कदमों में आकर रुकी। उस रिंग को जब इरफान भाई ने उठाया, तब उन्हें लगा जैसे उन्होंने अंगारों पर पांव रख दिया।
वो तुरंत अभिनव के पैरों में गिर गए और कहने लगे, टाइगर मुझे माफ कर दो टाइगर, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या अब अभिनव का राज सबके सामने आने वाला है? क्या अब उसे अपनी असली पहचान सबको बतानी पड़ेगी? क्या अभिनव इरफान को माफ कर देगा? क्या होगा जब चिराग को अभिनव की असलियत पता चलेगी? आखिर बीआर ग्रुप से अभिनव का क्या ताल्लुक है? क्या अकरम ने दी हुई पिल का कोई साइड इफेक्ट होगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।